नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज से हम न्यूज नेशन पर एक स्पेशल सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके गृह राज्यों में और खास तौर पर देश में कोरोना को लेकर क्या तैयारियां की जा रही है, उनके मंत्रालयों में किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं और उससे कैसे निपटा जा रहा है। कोरोना के ऊपर एक विश्वव्यापी देशव्यापी जंग हमारे यहाँ चल रही है और इससे निपटने के लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अपने अपने स्तर पर हर जरूरी कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए सीधे जुड़ गए हैं जबलपुर से पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद जी, न्यूज नेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इंदौर और जबलपुर की बात। आप इस वक्त जबलपुर में हैं, आपका गृह शहर है अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन इंदौर और जबलपुर में कई सारे केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। किस तरह की तैयारियां हैं राज्य में पूरे और देश में पूरे? मुझे लगता है कि पहले तो मैं इस बात को सौभाग्यशाली समझता हूं और भारत भी इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। जो चुनौती है वो बड़ी गंभीर चुनौती है और इसलिए चुनौती में जो संकट आने थे उन संकटों को पहले से जो ध्यान में रखकर आम रोज़मर्रा की कमाई करने वाला मजदूर उसको कैसे इस आपत्ति काल में उसको कैसे भूख उसकी बुझेगी, इसकी चिंता प्रधानमंत्री ने की है। वो पेंशनधारी, चाहे वो वृद्ध हों, निराश्रित हों, विकलांग हों या विधवा हों, उन्हें किसी के दरवाजे पर ना जाना पड़े। तीसरी एक कैटेगरी है कि जो राशन लेते हैं सोसाइटी से, जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, मैं समझता हूँ कि उसको जो 3 महीने का राशन उसके घर पर पहुँचाकर हमने इस बात की गारंटी दी है कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। अब बात आती है कि जो बेघर हैं या फिर अचानक कोई दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, उनका घर नहीं है, माइग्रेट लेबर हैं, उनके लिए जो पैकेटिंग की सुविधा की गई है, चाहे वो एनजीओज़ हों, चाहे संस्थाएं हों, चाहे व्यक्ति हों और चाहे सरकार हो, मैं समझता हूँ कि ये पहली ज़रूरत थी कि कोई भूखा ना सोए। दूसरी जरूर चुनौतियां हैं, जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। मैं अगर आप राज्य की बात करें तो मैं मध्य प्रदेश में देखता हूं कि इस समय गेहूं की फसल आने वाली है बहुत तेज़ी के साथ, बहुत बड़े रकबे में, और इसलिए सरकार ने उस पर भी फैसला किया। एक एक छोटी छोटी चीज़ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर फैसले कर रही हैं कि हम किसी किसान को भी नुकसान न पहुँचने दें, और जो किसान को सम्मान निधि देनी थी वो तो दी है, लेकिन साथ में खड़ी फसल कहीं बर्बाद ना हो जाए, कहीं ओलावृष्टि हुई है, ये सब चीज़ों का आकलन होगा। मैं तीसरी बात ये कहूँगा कि जो आपने जबलपुर और इंदौर की बात की है, ये वास्तव में हमारे लिए चुनौती है। मध्य प्रदेश में जो 8 पॉजिटिव केस हैं वो जबलपुर में हैं और 16 इंदौर में हैं और 3 उज्जैन में हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लिए ये सतर्कता का जो समय है या स्थान है वो इनको फोकस करने का है। हाँ, कुछ ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जो ट्रांजिट प्लेस हैं, जहाँ से जैसे झाबुआ है, गुजरात से आदमी आता है और राजस्थान का लेबर वहाँ से माइग्रेट होकर जाता है, मंदसौर है, नीमच है, यहाँ पर निवाड़ी है, ऐसे कुछ ज़िले हैं जो हमारे, जैसे मंडला है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लेबर जाता है बाहर और वो वापस आ रहा है। ये हमारे सामने चुनौतियाँ हैं, लेकिन इन चुनौतियों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, वहाँ का पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ, यानी उनको सैल्यूट मैं करता हूँ, खासकर मीडिया पर्सनल्स को भी जो इन जानकारियों को विधिवत पहुँचा रहे हैं, और जो लोग सड़क छोड़कर खेतों के मार्ग से आ रहे हैं उनको भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा आइडेंटिफाई किया है, होम क्वारंटाइन किया है। तो मुझे लगता है कि कोशिशें जारी हैं, लेकिन एक प्रार्थना मैं आपके माध्यम से ज़रूर करूँगा कि जो जहाँ है वहीं रहे। जो होम सिकनेस के कारण भाग रहे हैं, मुझे लगता है वो बड़ी गलती कर रहे हैं। उनसे विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, वो जहाँ होंगे, मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग 5 राज्यों में थे, मैंने संपर्क करके वहाँ उनका भोजन का प्रबंध किया है। मैं उन सबसे विनती करता हूँ, जो जहाँ है भूख का संकट उनके सामने नहीं होगा, रहने का संकट नहीं होगा, उन्हें वहीं रहना चाहिए। ये जो खबरें आ रही हैं कि सड़क के किनारे लोग पैदल जा रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर, मुझे लगता है ये रास्ता ठीक नहीं है।
हम इन संवेदनाओं से बाहर आए लेकिन और प्रहलाद जिम्मेदारी भाई को समझें। प्रहलाद भाई, ये एक हकीकत बन गई है, क्योंकि मैं अभी जब घर से यहाँ पर आ रहा था, सड़क के किनारे लोगों की लंबी कतारें लगी है। किसी के सर पर गठरी है, किसी के सर पे बच्चा है, किसी के सर पे जो छोटा मोटा उसने सामान इकट्ठा किया है वो चले जा रहा है। इस पलायन को रोकने के लिए जनप्रतिनिधियों की आपके हिसाब से क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? जैसे आपने टेलीफोन पर आपके दमों से बड़ी संख्या में लोग बाहर काम करने जाते हैं और खासतौर पर बिल्डिंग मजदूर, ऐसे लोगों से आपने बात की है, क्या सांसदों को अपने इलाके के लोगों से बात करनी चाहिए? निश्चित रूप से करनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है और नैतिक जिम्मेदारी है। वो तो शायद वहाँ के स्थानीय सांसद से या प्रशासन से बात नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारा स्टाफ और हम तो कर सकते हैं। और वो मुझे लगता है जैसे ही हम बात करते हैं 1 घंटे के भीतर सारी व्यवस्थाएं अप टू डेट हो जाती है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि इसमें भ्रम ज़्यादा है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जो कहे कि हम अपने माइग्रेंट लेबर को, भले उसके मालिक ने उसको कुछ भी कहा हो, वो रोटी देने के लिए तैयार है, वो रुकने का प्रबंध करने के लिए तैयार है। हमारे मध्य प्रदेश में तो मैं शिवराज जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने कलेक्टर्स को छूट दे रखी है। बस है तो बस से पहुंचाइए, भोजन आप दे सकते हैं। कोई अगर बीपीएल में नहीं भी है और अगर वो ज़रूरतमंद मानता है, क्योंकि हमको निम्न मध्य वर्ग के बारे में भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कई बार बीपीएल का कार्ड नहीं होता, लेकिन वो भी इस घड़ी में कहीं मजदूरी करने जाता है, तो हमें उसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। और मैं आपसे भी ये विनती करूंगा कि मीडिया जो चीज़ों को दिखा रहा है उसको हम सुझाव के रूप में लेकर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि हार्वेस्टर्स को अनुमति मिल गई है। आज गृह मंत्रालय ने कह दिया कि बॉर्डर पर किसी भी गुड्स को ले जाने वाले ट्रक को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वो ज़रूरत की ही चीज़ होगी। तो मुझे लगता है कि चीज़ें सब मिलकर ये देश लड़ रहा है कोरोना के संकट से। हार्वेस्टिंग की आपने बात कही, सवाल ये हो रहा है कि गेहूं की फसल तो खड़ी हुई है, कुछ इलाकों में दूसरी फसलें खड़ी हुई है, लेकिन काटने को मजदूर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से लॉकडाउन है। ऐसे फसलों का क्या होगा? क्या सरकार ने कोई रास्ता निकाला है? मैंने मध्य प्रदेश की कुछ तस्वीरें देखी, वहां संतरे की खेती होती है, संतरे गिर गिर के पड़ते जा रहे हैं और फसल पक चुकी है। आपको उदाहरण बताऊंगा कि उनने जो लेबर था वो बाहर के लेबर थे, उनने उनको संतरे के काम में लगाया। तो ये कलेक्टर इस लेवल पर भी काम कर रहे हैं कि जो लेबर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा था तो उसको वापस नहीं जाने दिया, उसके रहने खाने का प्रबंध किया और काम के लिए उसको संतरे की फसल के लिए दिया। तो मुझे लगता है कि कटाई में तो पर्याप्त डिस्टेंस होता है। हार्वेस्टर की एंट्री की एक समस्या थी जिसको सरकार ने मिनटों घंटों के भीतर पूरा किया, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कटाई का संकट है। ठीक है प्रहलाद जी, आपके इंडस्ट्री की अगर बात करें, टूरिज्म इंडस्ट्री की, पूरा देश लॉकडाउन है, पूरी दुनिया लॉकडाउन है, जाहिर सी बात है होटल खाली पड़े हैं या लोग फंसे हुए हैं। सबसे पहले मैं विदेशी पर्यटकों के बारे में पूछूंगा, भारत में जो विदेशी पर्यटक फंसे हुए हैं या जो देशी पर्यटक भी फंसे हुए हैं, क्या उनको निकालने की, उनको उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है? मुझे लगता है कि कोई केस आपके पास में इंडिविजुअल हो तो ज़रूर बताइए। हमने तो अपने सारे मॉन्यूमेंट्स को आज से करीब 25-27 दिन पहले बंद कर दिया था। कोई विदेशी पर्यटक यदि कहीं है तो सचिव स्तर की एक बढ़िया समिति बनी हुई है, वो उसको मॉनिटर कर रही है। कोई अगर आपके ध्यान में आता है तो आप बताइए। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। रहा सवाल हमारे स्वदेशी पर्यटक का, कोई भी पर्यटक हमारा फंसा हुआ नहीं है। और जो मैंने कहा ना कि हम तो इस पर भी विचार करें कि जो माइग्रेंट लेबर है हम उसकी चिंता कर रहे हैं, तो पर्यटक का तो सवाल नहीं पैदा होता। बिल्कुल ठीक, आपने माइग्रेंट लेबर की चिंता कर रहे हैं। आपने कहा कि होम सिकनेस के पास लोग ना निकले। आप ऐसे में क्या सुझाव देंगे? जो पुलिस वाले उनको डील कर रहे हैं, जो मीडिया वाले उनसे मिल रहे हैं, क्या कम्युनिकेट करें, क्या कहें? क्योंकि वो तो कुछ कहने सुनने को तैयार नहीं है। प्रहलाद भाई, मैंने कल एक प्रार्थना की थी कि थोड़े समय के लिए हम मान लें कि देश के प्रधानमंत्री के बाद चाहे मैं मंत्री भी खुद ही क्यों ना हूं, हमको अपने पदों से मुक्त मानना चाहिए और हम सिर्फ एक वॉलंटियर हैं इस नाते ही सोचें। और वॉलंटियर जब मैं अपने आप को कहता हूं तो फिर 3 चीज़ें मेरे भीतर होनी चाहिए। समझ होनी चाहिए काम करने की, साहस होना चाहिए और मुझ में एनर्जी होनी चाहिए किसी भी रोग से या विपरीत परिस्थिति से लड़ने की। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है, उन लोगों को सामने आना चाहिए। लेकिन ये स्वेच्छाचारिता से ना हो, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी में और उनकी सहमति से हो। तो मैं आज भी मानता हूँ लाखों करोड़ों लोग
सड़क पर आकर व्यवस्था संभालने के लिए तैयार हैं। टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करें, पर्यटन उद्योग पर सबसे गहरा, सबसे बड़ा संकट है। क्या पोस्ट इसके क्या सिनेरियो होंगे, इसको एनालाइज करना, इसको विजुअलाइज करना अभी तो जल्दी होगा, लेकिन सरकार को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। शुरू कर दिया है आपके मंत्रालय ने, आपकी कमेटीज ने, आपके अधिकारियों ने? मुझे लगता है कि पहली चुनौती है कोरोना से लड़ने की। दूसरी बात आती है कि हमारे के सारे स्मारक जितने भी हैं वो सारे के सारे हमने लॉकआउट कर रखे हैं पहले से ही, उनको सैनिटाइज करने की ज़रूरत है। हाँ, हमारे जो होटल्स हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, होटलियर्स हैं, एयर टिकट वाले हैं, टूर एंड ट्रेवल्स हैं, ट्रैवलिंग से, परिवहन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सामने चुनौतियाँ हैं और उसको हमने बाकायदा एड्रेस किया हुआ है। ये समय उस बात को बताने का नहीं है, लेकिन आप विश्वास करिए कि सरकार एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए है। ठीक है, आप हर बारीक चीज पर नजर रखे हुए हैं। एक चीज और समझना चाहूंगा, बचाव की इस वक्त बात है, देश को बचाने की बात है, हर आदमी अपने स्तर पर लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, लोग घर में बड़े एंग्शियस हो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। ऐसी भागा दौड़ी की जिंदगी में अगर आपको 21 दिन के लिए घर में बंद कर दिया जाए तो आप उस फीलिंग को समझ सकते हो। ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि सभी टीवी पर इस वक्त आपको सुन रहे होंगे? मुझे लगता है कि जैसे काम अभी डीडी चैनल ने किया है कि रामायण के एपिसोड को सुबह 9 से लेकर लगातार जारी रखने का किया है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत बड़ी आबादी इसको एंजॉय करेगी और उसमें एंगेज होगी। मैं दूसरी बात कहूँगा, जो बात मैंने आपसे कही थी उसको रिपीट करता हूँ कि चैनल्स को 1 घंटा पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए कोई समय चुनना चाहिए, ताकि लोग जो वॉलंटरी सेवा देना चाहते हैं वो पैरामेडिकल एक्सपर्ट के नाते अपने आप को मोटे तौर पर तैयार कर लें। अब यंगस्टर्स आ तो जाएगा भावनाओं में और साहस के कारण, लेकिन उसको पैरामेडिकल स्टाफ की तरह अगर हमको यूज़ करना है तो उसकी मोटी ट्रेनिंग ज़रूर उसको मिलनी चाहिए। वो 1 दिन में, 2 दिन में या 2-3 एपिसोड में आप लोगों के माध्यम से मिल जाए तो मुझे लगता है ये राष्ट्र के लिए बड़ी सेवा होगी। तो क्या ऐसे वॉलंटियर के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कोई मध्य प्रदेश में भी शुरू होने वाली है, प्रहलाद जी? जी, बहुत जल्दी। आज हमने तमाम कलेक्टर्स से कहा है और मुझे लगता है पूरे देश में प्रधानमंत्री जी का आग्रह यही है कि रजिस्ट्रेशन होने चाहिए और मुझे लगता है कि अभियान के रूप में लोग सामने आएंगे। इसलिए मुझे लगता है जो इसको इनिशिएट करेगा वो बाजी मारेगा। ठीक है, आखिरी सवाल, आप क्या सलाह देंगे लोगों को, जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं, जो घर में हैं, जो लॉकडाउन में हैं और जो इस वक्त सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया? आप खुद आध्यात्म से जुड़े रहे हैं, आप खुद योग और आयुर्वेद से जुड़े रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या हीलिंग टच देंगे आप? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एकांत बुरा नहीं होता, इसको सजा मत मानिए, इसको साधना मानिए, अगर मैं एक लाइन में कहूँ। दूसरा, मैं उन घनी आबादी में रहने वाले लोगों से कहूँगा, हम गफलत में ना रहें, हम अपने आप को बचाएं और दूसरों को संक्रमित होने से बचाएं, यही उनसे विनती है। इसलिए जितना हो सके हम कम संपर्क में आए, ज़रूरत के लिए ही निकलें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी, आप हमसे जुड़े। कठिन समय है देश के लिए, लेकिन अगर संकल्प हो, अगर संयम हो तो ये लड़ाई भी हम जरूर जीतेंगे। हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। और मेरा सबसे ये कहना है कि घर में रहें, परेशान मत हो, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि कभी कभी जबरदस्ती मिला हुआ वक्त भी आपको आने वाले समय में फायदा दे सकता है। पास के नुकसान के बारे में नहीं, दूर के फायदे के बारे में सोचिए।